जनता ने 2024 का जनादेश सुना दिया है। जनादेश नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। अब मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी के सीनियर नेता शामिल है। राजनाथ सिंह बैठक के लिए जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं। कल एनडीए की बैठक हुई थी। इसके बाद बीजेपी के 3 नेताओं को सरकार के गठन के लिए सहयोगी दलों से बातचीत की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिन 3 नेताओं को यह जिम्मा सौंपा गया उनमें जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल हैं। अब एक एक करके ये मीटिंग के बाद निकलती हुई खबरों पर और ज्यादा जानकारी के साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को सहयोगी दलों से बातचीत करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा? कितने मंत्री पद किस दल को दिए जाएंगे? इससे लेकर क्या जानकारी आ रही है? और देखिए, अभी उस पर बातचीत चल रही है। फिलहाल पार्टी को अपने भीतर अपने सांसदों में से किसी मंत्री बनाया जाना है, इस बात पर मंथन चल रहा है। और जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है, उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लोग मंत्री होंगे, कल इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच एक बातचीत हुई है। शुरुआती बातचीत उसमें हुई है कि क्योंकि उसमें कास्ट इक्वेशन में ध्यान रखना होगा। इस बार यूपी का रिजल्ट निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक झटका देने वाला रिजल्ट रहा है। और हमने देखा कि कम से कम 7 केंद्रीय मंत्री ऐसे थे जो कि यूपी में चुनाव हारे हैं। उसमें हाई प्रोफाइल मंत्री भी रहे हैं। अलग अलग कास्ट इक्वेशन का ऐसे में ध्यान रखना एक बीजेपी के लिए बड़ी मजबूरी होगी, क्योंकि इस झटके से उबारना पार्टी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि न सिर्फ लोकसभा चुनाव में इस बार झटका लगा, बल्कि आगे जब विधानसभा चुनाव हो तो कैसे अपना कोर्स करेक्शन करें, तो ये कवायद की जा रही है। और कल उसको लेकर बैठक हुई है। बाकी दूसरे राज्यों में भी कैसे इक्वेशन होने चाहिए, उन सारी चीज़ों को लेकर बैठक हो रही है। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे तो उन मुख्यमंत्रियों के साथ भी एक सलाह मशविरा किया जाएगा। और साथ ही साथ सहयोगी दलों को किस फॉर्मूले के आधार पर सीट ऑफर किया जाए, उसको लेकर बातचीत चल रही है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 4 से 5 सांसदों पर एक केंद्रीय मंत्री दिया जा सकता है। यानी कि अगर किसी दल के पास अगर 4 से 5 सांसद हो तो कम से कम उसके पास एक केंद्रीय मंत्री हो। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल इस लिहाज से नहीं होगा कि अगर कोई कंपल्सन है तो कम सांसद होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय मंत्री दिया जा सकता है। तो मोटे तौर पर इस फॉर्मूले पर अभी काम किया जा रहा है। अंतिम सहमति अभी बिल्कुल भी नहीं बन पाई है। जितनी सारी चीज़ें चल रही हैं वो अटकलबाजी के अलावा कुछ नहीं है। टेबल पे वो मामला अभी तक गंभीरता अच्छा देवेंद्र, फिर चलिए बीजेपी की ही पहले बात कर लें। बीजेपी किस तरीके के कैबिनेट की तस्वीर सोच रहा है, खास तौर पर जो अपने नेताओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है? पहले उत्तर प्रदेश से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कास्ट इक्वेशन का बहुत ख्याल रखना होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार यूपी के नतीजे को अगर देखा जाए तो वो सीधे आपको समझ में आएगा कि कास्ट इक्वेशन को साधने में, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग के जिस फॉर्मूले की बात कही जाती है 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उसका बखूबी ध्यान रखा था, इस बार वो असफल रही है। इस बार उस चीज़ को वोटों में तब्दील करने में वो सफल नहीं रही है। और जैसे महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर जो बात कही जाती है धरातल पर उसका इस लिहाज से कोई मतलब नहीं कि अगर ये कोई ऐसा नैरेटिव सरकार के खिलाफ होता और जनता नाराज होती तो फिर बिहार में वो क्यों नहीं है, उत्तराखंड में क्यों नहीं है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है। जाहिर तौर पे स्थानीय इक्वेशन हर जगह भारी पड़ा है। जहां बीजेपी साधने में सफल रही वहां उसे सफलता मिली, जहां साधने में सफल नहीं रही वहां उसे असफलता मिली। यूपी में दूसरी बड़ी चुनौती है कि पार्टी के भीतर ऑल इज वेल वाली सिचुएशन नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी गुटबाजियाँ हैं और कई जगह से अगर आप रिपोर्ट मंगा कर देखें तो उसमें ये समझ में आएगा कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ लगे रहे, बीजेपी के विधायक अपने उम्मीदवार के खिलाफ लगे रहे। तो ये सारी चीज़ें पार्टी के लिए चिंतित करने वाली बात है और उसको साधने की कवायद निश्चित तौर पे आगे भी की जाएगी। उसको लेकर फिलहाल मंथन चल रहा है। लेकिन पहला कदम ये उठाना होगा कि यूपी में आप ज़्यादा से ज़्यादा बैकवर्ड फेस दें और बैकवर्ड फेस देने के साथ आपको क्षेत्रवार इक्वेशन भी रखना होगा, क्योंकि इस बार देखा गया है कि अलग अलग पॉकेट्स के हिसाब से बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा या खराब रहा है। अच्छा, कुछ चेहरे जो आपको लग रहा है कि इस बार नए दिखाई दे सकते हैं, इसमें जयंत चौधरी का नाम तय है? इसमें कोई दो राय नहीं कि जयंत चौधरी तो मंत्री बनेंगे ही बनेंगे, अनुप्रिया पटेल मंत्री होंगे ही होंगे, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। क्योंकि सहयोगी दलों को तो निश्चित तौर पे उस हिसाब से चेहरे के तौर पे रखा जाएगा, भले ही उनके सांसदों की संख्या कम हो। ये देखने वाली बात ज़रूर होगी कि उनको ऑफर क्या किया जाता है।
क्या एमओएस इंडिपेंडेंट दिया जाता है या एमओएस रखा जाता है, वो सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चेहरे, इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट में ये सरकार, उत्तर प्रदेश कोटे से सरकार के चेहरे होंगे। जी, आप बने रहे हमारे साथ। शपथ ग्रहण की तैयारियों के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन की भी समीक्षा करने में जुट गई है। यूपी बीजेपी के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दोनों पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी ने अपने सभी जीते हुए सांसदों को दिल्ली बुलाया है, जहां उनके साथ बैठक होगी। बीजेपी ने सभी सीएम और डिप्टी सीएम को भी दिल्ली बुलाया है। तो आज की ये मीटिंग उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। देवेंद्र, एक बार फिर आपके पास आते हुए कई हलकों में ये खबर लगातार आती रही कि इंटरनल इनफाइट और एक साबोटाज भी हुआ है। क्या ये उत्तर प्रदेश में होता दिखाई दिया है? इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि बहुत सारी सीटों को अगर आप देखें तो वो बीजेपी के अपने अंदरूनी लड़ाई के चलते पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। कई सीटें ऐसी हैं जो कि 30, 40, 50 हज़ार से जहाँ पे नुकसान हुआ है, उसमें भी ये फैक्टर रहा है। कई जगह ऐसा हुआ है कि विधायकों ने अपने उम्मीदवार को लेकर उस पर अपनी नाराज़गी जताई और उदासीनता दिखाई, और उसमें सबोटाज कई तरीके का होता है। जैसे अगर आप बहुत सक्रियता से ना लगें तो अपने आप में पार्टी के लिए नुकसान होता है। अपने समर्थकों को अगर आप उसी सक्रियता से चुनाव में जुटे रहने के लिए ना कहें, वो एक नुकसान होता है। तो कई सारी सीटों पर ऐसा हुआ है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उम्मीदवारों का चयन भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। जैसे नाम लेकर अगर आप बात करें तो जौनपुर की बात कर लें, बलिया की बात कर लें, गाजीपुर की बात कर लें, इन सारी सीटों को लेकर ऑलरेडी नाराजगी की खबरें काफी पहले से आ रही थी। और ऐसे में अगर नतीजे उस रूप में नहीं कन्वर्ट हुए तो समझा जा सकता है कि पार्टी को यह समझ में आएगा कि हाँ, वहां भी चूक हुई है। जी, इन्हीं में एक और नाम अयोध्या का भी, फैसलाबाद का भी शामिल किया जा सकता है। अयोध्या जैसी सीट हार जाना, फैसलाबाद जैसी सीट हार जाना, वाकई में ये बीजेपी के लिए बहुत झटका है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए आपका। बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। बीजेपी को 48 में से केवल 9 सीटें मिली हैं और इसे लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी आज दोपहर दिल्ली पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर वो आला कमान को अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव नतीजे के बाद इस्तीफे की पेशकश भी की, जिसे लेकर भी आला कमान के साथ चर्चा हो सकती है। हालांकि अगर रीजनल लीडरशिप की बात करें तो पहले ही बावनकुले ये कह चुके हैं कि हमने सभी ने देवेंद्र फडणवीस से इस इस्तीफे को वापस लेने की बात कही है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के वर्चस्व को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को अर्श से फर्श पर ला दिया है। 2014 में 72 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे बड़ा किला बना था। 2019 में 10 सीटों का नुकसान हुआ और आंकड़ा 62 पर पहुंचा। लेकिन अब बीजेपी अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक हार चुकी है। पूर्वांचल में लगभग साफ हो चुकी है। 29 सीटों का सीधा सीधा नुकसान हुआ और ऐसे में यूपी बीजेपी में हलचल तेज होना बहुत ही स्वाभाविक है। हार पर मंथन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं। उससे पहले लखनऊ में अफसरों के साथ उन्होंने एक समीक्षा बैठक भी की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार की वजह को खंगाल रही है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बिंदु पर समीक्षा होगी। दिल्ली में भी मंथन का दौर चलेगा। 10 साल में 72 सीट से 33 सीट तक गिरने का आकलन किया जाएगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी की जनता ने पहली बार भरपूर समर्थन दिया। उत्तर प्रदेश में 7 केंद्रीय मंत्री हार गए। 26 सिटिंग सांसदों की सीट चली गई। ऐसे में सीएम योगी एक्शन मोड में हैं। सबसे पहले अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की। लखनऊ के सीएम आवास के बाहर इंडिया टीवी की टीम मौजूद है। विशाल प्रताप सिंह की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। और ये बैठक है उत्तर प्रदेश के सभी सीनियर अधिकारियों की, सभी विभागों की समीक्षा होगी। सभी विभागों के जो कामकाज का लेखा जोखा है, पिछले 2 महीने का जितनी दिन का चुनाव चला है, उस दौरान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदा सबके साथ मीटिंग करेंगे, समीक्षा करेंगे। और इसको देखते हुए जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, सभी प्रमुख विभागों के, चाहे वो PWD हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो आपदा विभाग हो, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो जन जन पहुंचने वाली योजनाओं के विभाग हो, सभी विभागों की जो सीनियर अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं 5 कालीदास मार्ग आवास पर मुख्यमंत्री से
भेंट करने के लिए, उनको प्रेजेंटेशन देने के लिए, उनको कार्य योजना के बारे में बताने के लिए कि पिछले 2 से ढाई महीने जब चुनाव चला तो अधिकारियों ने क्या क्या किया और आने वाले दिनों में आम जनता के लिए अधिकारियों के पास कौन सी योजनाएं हैं, किस तरीके से उन योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाएगा, इसको लेकर के ये बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर शुरू हो चुकी है। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी तरफ से भी ज़रूरी दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को कि कैसे आम जन तक पहुंचा जाए, कैसे योजना का लाभ हर एक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इसको लेकर के इस बैठक के बहुत ज़्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पिछले ढाई महीने से लगातार चुनाव प्रचार करने के कारण, आचार संहिता लगने के कारण जो सरकारी योजनाएं होती हैं उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सका था, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में। इसीलिए मुख्यमंत्री अब चाहते हैं कि सभी योजनाओं को एक बार फिर से ग्राउंड तक पहुंचाने का काम शुरू हो और इसीलिए सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को, अपर मुख्य सचिवों को बुलाया गया है मुख्यमंत्री आवास, ताकि सभी योजनाओं की समीक्षा करी जा सके और मुख्यमंत्री ज़रूरी दिशा निर्देश दे सके उन सभी अधिकारियों की जिनकी जिम्मेदारी होती है अपने विभाग को चलाने की और आम जन तक योजनाओं को पहुँचाने की। दरअसल बीजेपी की परिस्थिति आप समझिए, बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 के टारगेट पर काम कर रही थी, लेकिन 44 सीट पर बीजेपी गठबंधन के महारथी हार गए। 7 केंद्रीय मंत्रियों और 26 सांसदों का बड़ा कुनबा हार गया। मैं जरा आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं और आपको तस्वीर दिखाती हूं कि उत्तर प्रदेश क्यों पूरी पार्टी के लिए इतनी चिंताजनक बनी हुई है। बीजेपी के कैंडिडेट बदलने का प्रयोग कुछ इलाकों में सफल रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई जगह पर कुछ चेहरों को रिटेन किया गया और इस वजह से कई सारे सिटिंग सांसद हार गए जो हैट्रिक लगाने के लिए उतरे थे, लेकिन लोग उनके बीते 2 टर्म से नाराज थे और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स का फेस उन्हें बेहतर लगा। इस बार मुस्लिम वोटर के साथ पूरी तरह से इंडिया अलायंस को मिला और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तो पहले से होने ही वाला था, लेकिन हिंदू वोटों में बंटवारा हो गया। पूर्वांचल में एनडीए के साथी दलों को जनता ने नकार दिया। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो इस चुनाव में बीजेपी पर बहुत भारी पड़े हैं। 44 सीटें बीजेपी ने हारी है, एनडीए ने हारी हैं। 7 केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश से चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, 26 सांसद अपनी सिटिंग सीट गवा बैठे। कैंडिडेट बदलने का प्रयोग जहां जहां पर हुआ वो सफल भी हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी हिट साबित हुई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में वो कमाल कर दिखाया जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों ने मिलाकर उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 43 सीटों तक पहुंचा दिया। देखिए आप तस्वीर। आरक्षण हटाने का मुद्दा सबसे ज्यादा लोगों के घर कर गया, खासतौर पर वो वोट बैंक, दलित वोट बैंक की हम बात करें, SC ST वोट बैंक की बात करें। संविधान बदलने के बाद भर्ती पेपर लीक का मामला, बीजेपी नेताओं के बड़बोले बयान जिन्होंने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, फायदा इंडिया अलायंस को पहुंचा दिया, बेरोजगारी की बातें, युवाओं की समस्याएं, अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाना, मुस्लिमों का साथ इंडिया अलायंस को मिल जाना। अच्छा, खेती किसानी के मुद्दे के अलावा अगर बीएसपी के फैक्टर पर आप गौर करें, बीएसपी ने एनडीए को डैमेज किया। बीएसपी का वोट बैंक अगर बिखरा भी तो वो जाकर इंडिया अलायंस के साथ जुड़ गया। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर अभी विधानसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो ये देखा जाए कि एनडीए को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। वहाँ पर हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर तो मान नहीं रहे थे उन्होंने हमेशा, और जो हमारा प्रत्याशी जीता है असली सेकुलर तब जीता है और तभी इनका वहाँ से पूरे अयोध्या ही नहीं पूरे फैजाबाद मंडल में इनका सफाया हुआ।
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस को जीत तो मिली है, लेकिन अब एक ऐसी खबर आपको सुनाने जा रही हूं जिसके बाद आप भी हैरान होंगे कि उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के बाद क्या ये भी हो सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी में सियासी टसल हो रही है। रामपुर से जीते एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान पर तंज कसते हुए कहा कि जेल में सुधार गृह होता है, जन्नत नहीं। जाने अनजाने में जो गलती होती है उसी वजह से जेल होती है। मोहिबुल्लाह ने यह भी कहा कि वो आजम खान के लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। रामपुर से एसपी के निर्वाचित सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से पत्रकारों ने दरअसल सवाल पूछा था कि क्या आप आजम खान से मिलने के लिए सीतापुर की जेल में जाएंगे। उस पर ही उन्होंने ये जवाब दिया। मोहिबुल्लाह नदवी ने आजम खान पर तंज कस दिया, कहा कि जेल जन्नत नहीं सुधार गृह होता है, जाने अनजाने में गलती करने से जेल होती है। आजम खान के लिए सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। आपको सुनवा देते हैं जब मोहिबुल्लाह से आजम खान पर सवाल किया गया तो कैसे उन्होंने जवाब दिया। नदवी जी, आजम खान सीतापुर की जेल में है, क्या आप जीत के बाद उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे? जेल कोई जन्नत नहीं होती, सुधारगाह होती है। जाने अनजाने में क्या गलतियाँ होती है, इंसान जाता है उसमें, तो दुआ ही की जा सकती है। और रामपुर से भी सांसद की सीट जीती है समाजवादी पार्टी है, उन्हें क्या देंगे? उन्हें भी मैं मुबारकबाद देती हूँ जो जीते हैं, लेकिन जो कुछ वो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। और जो उन्होंने अपने बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जेल जो है वो सुधार गृह है। ऐसा लगता है कि उन्हें जेल जाने का बहुत गहरा तजुर्बा है और वो पहले जेल जा चुके हैं।